फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था दर्पण। अभी तक हम लोगों ने जो भी बात किया है उसमें सिर्फ परावर्तन, दर्पण और प्रकाश के गुण। अब हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन की। जैसा कि प्रकाश के परावर्तन में क्या होता था कि जब कोई प्रकाश आती थी और उस पृष्ठ से टकराकर और अपने माध्यम में वापस लौट जाती थी, तो इसे बनाए थे लोग दर्पण से। इसको हम दर्पण में दिखाए थे और दर्पण का उपयोग दिखाए थे। अब हम बात करेंगे ऐसे प्रकाश की जो आएगी लेकिन फिर आगे बढ़ेगी, ना कि पीछे मुड़ेगी। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था प्रकाश के परावर्तन के समय, प्रकाश के जब गुण बताया था मैं आप लोगों को, तो उसमें आप लोगों को बताया था कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो प्रकाश की चाल और दिशा बदल जाती है। तो वही कंडीशन इसमें भी आता है प्रकाश के अपवर्तन का। इसका नियम होता है जब कोई प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने वेग और दिशा को बदल देती है। यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई प्रकाश किरण अगर ऐसे आ रही है और ये एक पारदर्शी माध्यम है, तो जब यहाँ आएगी तो इसका वेग अगर यहाँ पे 3.0 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो, मान लीजिए इतना है, क्योंकि अब ये निर्वात है। हम इसके बाद क्या होता है कि यहाँ से इधर जल में आती है, तो आप लोग जैसे बताइएगा जल में 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ऐसा माध्यम हो जाता है। देखिए ये आना चाहिए इसको सीधा जन सीधा, लेकिन क्या ये घूम जा रही है। तो ऐसा इसलिए हुआ है कि प्रकाश का गुण है कि जब किसी माध्यम दूसरे माध्यम आती है तो अपनी दिशा और वेग को बदल देती है। प्रकाश के परावर्तन की तरह अपवर्तन के भी दो नियम है। इसका नियम यह है, पहला नियम है कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है, और दूसरा नियम है कि आपतित किरण इस द्वारा जो एक बिंदु बनता है उसका, और आपतित किरण द्वारा एक बिंदु बनता है, और खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। या कह सकता है कि आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब द्वारा जो तीनों हैं एक ही बिंदु पर स्थित रहते हैं। अब देखते हैं इसको फिगर द्वारा हम देखते हैं कैसे होता है। तो अब मान लीजिए कि ये एक प्रकाश है, एक इससे प्रकाश किरण आती है और जब टकराती है तो टकरा के इसको आना चाहिए सीधे इधर, लेकिन क्या होती है या तो ये थोड़ा सा अपने मार्ग से ऐसे हो जाती है या थोड़ा सा इससे दूर हट जाती है। दो कंडीशन होते हैं, या तो इधर चली आएगी, इसको हम देखते हैं कि अभिलंब खींचा जाता है, एक अभिलंब। ये क्या होता है, सीधा खींचा जाता है, ऐसे दोनों पक्षों में खींचा जाता है। इसलिए किया जाता है कि इसको देखा जाता है कि ये जो कोण है और जो ये कोण है, अगर ये बराबर है तो जो इसका ये कोण होगा और ये कोण होगा, ये भी दोनों बराबर होंगे। इसके मानते हैं माध्यम एक, माध्यम फर्स्ट, और इसे मानते हैं माध्यम सेकेंड। इसके द्वारा बने कोण को, जैसा कि हम लोग परावर्तन में देखा था, जब ये माध्यम एक कोण बन रहा था उसका नाम था आई, या अपवर्तन कोण इसे हम कहते थे, अपवर्तन कोण। और यहां बनता है आर, या इसे हम कहते हैं अपवर्तित कोण, अपवर्तित कोण। आपतन कोण और अपवर्तित कोण, अपवर्तन कोण को ऐसे दिखाते हैं और अपवर्तित किरण को आर से। उसका जैसे प्रत्येक माध्यम का एक अपवर्तनांक होता है, इस माध्यम का n1 अपवर्तनांक है और इसका n2 अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक क्या होता है कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल ये उसके अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। जैसे ठोस होता है, द्रव होता है या गैस होता है, इस तरह से इसमें जो माध्यम होते हैं इसका होता है सघन और विरल। दो माध्यम होते हैं, सघन और विरल माध्यम होते हैं। तो बात करते हैं विरल माध्यम की। विरल माध्यम में हम निर्वात लेते हैं, और सघन माध्यम में जैसे जल हो गया या कांच हो गया, इसलिए हम लोग सघन माध्यम के अंदर आते हैं। तो जैसे हम लोग बताया नियम आपको कि प्रकाश के अपवर्तन का दो नियम है। पहला नियम यह है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मतलब बराबर होता है। ध्यान रखिएगा कि जब हमने बात किया था आप परावर्तन के नियम का, तो उसमें यह बताया था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। लेकिन अपवर्तन में क्या होता है, जिसका नियम है पहला
आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान, देखिए मान तो होता है लेकिन क्या आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान सदैव नियत रहता है, ना कि बराबर होता है। अर्थात कि अगर मान लीजिए कि इसमें हम लिख सकते हैं साइन से दिखाए थे, साइन आई है तो आई और साइन आर, तो ये क्या होता है कि साइन आई बट्टा साइन आर इज इक्वल टू नियतांक। या हम कह सकते हैं यदि माध्यम दो एक है और माध्यम दो, तो इसका माध्यम क्या है n2, तो पहले n2 फिर n1 इज इक्वल टू नियतांक, या कह सकते हैं या इसे हम लोग ऐसे कह सकते हैं। देखिए ये साइन आई और ये साइन आर इक्वल टू नियतांक, लेकिन इधर n2 अपन n1 है, इसका मतलब होता है कि पहले के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी कि n1 n2 लिखेंगे तो n2 अपन n1 लिखेंगे, यदि हम लिख दें कि n2 n1 इज इक्वल टू लिखेंगे n1 अपन n2। इसमें इसलिए देखिए कि कुछ लोग इसे n1 n2 बताते हैं, कुछ लोग n12 या n21 भी बताते हैं। इसे घबरा, इसको दिक्कत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ऐसे ही दोनों चीज एक ही होती है, ये दोनों चीज एक होती है, ये दोनों चीज एक होती है। ने एक ही प्रकाश किरण यहाँ से आपतित किया है, लेकिन यहाँ पे लाके 3 किरण दिखाई है, तो याद रखिए इसका ये है मूल मार्ग, बीच वाला जो है ये मूल मार्ग है, लेकिन ये 2 किरण कैसी हैं, इन दोनों बात करते हैं। तो देखिए जब कोई भी किरण इस माध्यम से पहले माध्यम से आके दूसरे माध्यम आने पर यदि अविलंब की तरफ झुक जाती है, अविलंब की तरफ झुकने का मतलब कि जो ये सीधा लाइन खींचा गया इसकी तरफ झुक जाती है, तो जो ये माध्यम या विरल माध्यम है, और यदि यह किरण आकर इस अविलंब की तरफ दूर भाग जाती है, यानी कि ये तीसरी वाली किरण आ जाती है, तो इससे हम कहते हैं सघन माध्यम। इससे हम चाहे तो दोनों की परिभाषा दे सकते हैं, विरल और सघन की, कि जिस माध्यम में प्रकाश अविलंब से दूर हटता है वो सघन माध्यम होता है, और जिस माध्यम में प्रकाश किरण अविलंब की तरफ झुकता है वो विरल माध्यम है। तो जो आपको नियम बताया मैंने, तो कि पहला नियम क्या बताया था, आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। इस नियम को याद रखिएगा, स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस नियम को वैज्ञानिक स्नेल ने बताया था। और जो दूसरा होता है आपतन कोण, अपवर्तन कोण और विलंब तीनों की जगह एक ही तरह का होते हैं, लेकिन जो वो नियम बताया आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान सदैव नियत होता है, ये स्नेल का नियम है। देखिए जब ये प्रकाश आता है इसकी कुछ आवृत्ति होती है, इसे हम लैम्डा से दिखाते हैं। तो जब लैम्डा से आप दिखाते हैं तो ये आप क्लास 10th तक पढ़ेंगे तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब क्लास 12 में अगर जाएंगे तो ये आपकी जरूरत पड़ेगी। तब आपको दिखाया जाता है लैम्डा इक्वल टू सी अपान वी, लैम्डा इक्वल टू सी अपान वी, ये दिखाया जाता है। इसका मतलब होता है कि ये प्रकाश निर्वात में वेग और ये माध्यम में वेग, और ये क्या होता है इसकी आवृत्ति होती है। तो इसमें फार्मूला क्या होता है कि अगर इसमें देखें हम लोग तो साइन आई अपान साइन आर, ये आपका फार्मूला बन रहा है। यहाँ क्या बन रहा था n2 अपान n1, ये हमारा फार्मूला बन रहा था। तो जो n1 है यही जो लेम्डा है यही n1 है। अब इस पे देखेगा तो लिखा है CV1 अपान C अपान V2, हम लोग तो साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू n2 अपान n1। तो जो दूसरे मान यहाँ प्रकाश चाल है V2, और इसके ये क्या है इसकी निर्वात चाल है, फिर n1 क्या है CV1। अगर हम इसको देखें तो C से C कैंसिल हो सकता है, बता पाए V2 अपान V1, जो इसकी क्या है आवृत्ति, इसमें कह सकते हैं लेम्डा। अच्छा ये लेम्डा देखिए V2 का लेम्डा क्या होगा लेम्डा 2, इसका क्या होगा V1 का लेम्डा 1। इसकी जरूर ये देखिए फार्मूला आप बना लीजिए, इस फार्मूला को आप लोग नोट कर लीजिएगा जरूर। साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू n2 अपान n1 इज इक्वल टू C V2 अपान C V1 इज इक्वल टू V2 अपान V1 इज इक्वल टू लेम्डा 2 अपान लेम्डा 1। जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों को स्नेल के नियम से, प्रकाश एक माध्यम में दूसरे माध्यम आती है तो कोण वही बदल जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम समीकरण के रूप में लिखें, क्या आता है साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू 1n2 अगर हम इसको देखें समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। इसके बाद पुनः हम देखते हैं अगर मान लीजिए 2 माध्यम है हमारे पास, फिर आता है साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू फिर क्या होता है 2n3, यानी दूसरे माध्यम से तीसरे माध्यम में जा रहा है, समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं।
यदि मान लिया फिर अगर तीसरे माध्यम से पहले माध्यम आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं कि साइन आई इज इक्वल टू साइन आर इज इक्वल टू 3n1 3n1। इस कंडीशन में हमारे 3 समीकरण मिलते हैं। तो देखिए ध्यान से इन तीनों समीकरण को अगर हम 2 समीकरण की सिर्फ बात करें हम लिख सकते हैं कि 1n2 इंटू 2n1 इज इक्वल टू 1। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए यही जो प्रकाश है पहले माध्यम से दूसरे माध्यम की आ रहा है, फिर ये दूसरे माध्यम से पहले माध्यम जा रहा है, तो प्रकाश वही तो इसका क्या होगा, मान हमेशा 1 होगा। इस कंडीशन में देखें सिर्फ किसी 1 and 2 किसी एक की वैल्यू तो 1/2n1 मिलता है हमको। या अगर इसकी देखें 2n1 की तो 1/1n2 मिलता है। अब जैसे हम बात करें 3 माध्यम की, 1 2 3 माध्यम की, इस कंडीशन में हम अगर पाते हैं तो देखते हैं कि 1 and 2 फिर इंटू 2n1 अब पुनः क्या हो रहा है कि प्रकाश किस माध्यम में जा रही है, तो सॉरी इस दूसरे से तीसरे में जाएगी और तीसरे से 3n1 तीसरे से पहले में आएगी। इसका भी कंडीशन क्या होगा, फिर हमेशा 1 ही होगा। इस कंडीशन में देखते हैं किसी एक वैल्यू 2n3 इज इक्वल टू 1/1n2 मल्टीप्लाई बाय 3n1 हमको ये मिलता है। चूंकि ये 1 and 2 और 3n1 है, हम इसको भी लिख सकते हैं 1 and 3 या 1 and 2। पुनः देखिए ये जो समीकरण बनता है इसे हम कहते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता का समीकरण। तो ये समीकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रकाश के लिए अपवर्तन में, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का समीकरण। तो इस वीडियो में जहां आपको समझ में नहीं आया है तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए कि कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। और अगला हम लोग टॉपिक को क्रांति कोण, इसके बाद जस्ट आता है हम लोग का क्रांति कोण। तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िए। इसके बाद आपका क्रांतिक कोण जो हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। पुनः अगर आपको समझ में नहीं आता है तो अपना कमेंट बॉक्स में लिख दे सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप लाइव क्लास में आना चाहते हैं तो सुबह 8 से 9 हमारी क्लास में आइए। इसके लिए हैंग आउट ऐप पे हमारे लिंक को क्लिक कीजिए जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिए और आप लाइव क्लास में ज्वाइन कीजिए। अगर लाइव क्लास हैंग आउट से नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो आप लोग हमारे फेसबुक पेज फेसबुक रूरल कोचिंग क्लास ऑनलाइन ग्रुप पर क्लिक करके हमको देख सकते हैं, जो आपको लाइव मिलेगा सुबह 8 से 9।